हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम मैकबेथ प्ले जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है उसके एक्ट 1 के सीन 3 को जो है आज हम शुरू करने वाले हैं। एक्ट 1 का सीन फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। सीन 3 है अ हीथ नियर फॉरेस्ट। हीथ के बारे में हम सीन 1 में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हीथ क्या होती है? बंजर सी जमीन होती है जो जहाँ पर कुछ अजीब से पौधे उगते हैं, रेगुलर वाले नहीं उगते हैं, यानी कि जंगली से पौधे उगते हैं। और फॉरेस्ट के बारे में भी हमने पिछले सीन में डिटेल में बात कर ली है। तो बढ़ते हैं सीन 3 की तरफ। तो अब इसका सीन 3 है अ हीथ नियर फॉरेस्ट। तो हीथ के बारे में बात की थी हमने। तो स्टार्ट कर रहा है थंडर एंटर द 3 विचेस। अब किसी की भी स्टेटमेंट से पहले यहाँ पर जैसे ही सीन शुरू हुआ है तो स्टेज के बारे में हमें डिस्क्राइब कर दिया है कि स्टेज पर जो है थंडर हो रहा है, गड़गड़ाहट हो रही है बादलों की बहुत ज्यादा, और 3 विचेस जो हैं उनकी उस स्टेज पर एंट्री हो रही है। अब ऐसा क्यों लिखा गया है भाई? तो मैंने बात कर ली थी ऑलरेडी कि ये प्ले की फॉर्म है, एक प्ले है। प्ले को स्टेज पर इनेक्ट किया जाता है। तो हम जब भी इसको रीड कर रहे हैं तो हमें यही प्रिज्यूम करना है कि हम इसे स्टेज पर देख रहे हैं। तो स्टेज पर देख रहे हैं तो भाई कैसे है कि बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है और 3 विचेस एंटर कर रही हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए, हमें ये विजुअलाइज होना चाहिए कि 3 विचेस जो हैं वो स्टेज पर हैं और बहुत ज्यादा बादल जो हैं वो आवाज कर रहे हैं। फर्स्ट विच की स्टेटमेंट है वेयर हैस्ट दाउ बीन सिस्टर। हैस्ट मींस हैज यहाँ पर यूज हुआ है और दाउ मींस यू। तो फर्स्ट विच जो है वो पूछती है कि अरे बहन तुम कहाँ थी। तो सेकंड विच कहती है किलिंग स्वाइन। वो कहती है, अब ये विचेस के बारे में स्टेटमेंट आई है। विचेस का मेन काम यही दिखाया गया था कि अगर उन्हें कुछ ऐसे अजीब सा अलग सा करना होता था वो स्वाइन्स को किल करती थी विचेस। तो वही यहाँ पर बताया है। वो सेकंड विच कहती है कि अरे भाई मैं सुअरों को मारने में बिजी थी, और ये सुअर जो हैं ये अप्रोक्सीमेटली अपने नेबरहुड के जितने भी स्वाइन है, पिग हैं, उन्हें मारने के लिए जो है विचेस मशहूर थी। अब थर्ड विचेस कहती है सिस्टर वेयर दाओ। दाओ वही यू। तो थर्ड विच कहती है अरे बहन तुम कहाँ थी। अब ये सेकंड विच से तो पूछेगी नहीं क्योंकि सेकंड विच ने तो बता दिया कि वो क्या कर रही थी। तो थर्ड विच जो है वो फर्स्ट विच से पूछ रही है कि अरे बहन तुम कहाँ थी। तो फर्स्ट विच उसके बारे में रिप्लाई करती है। फर्स्ट विच कहती है अ सेलर्स वाइफ हैड चेस्टनट्स इन हर लैप एंड मंच्ड गिव मी कोथ आई। अब फर्स्ट विच कहती है कि अरे भाई एक सेलर की वाइफ है, एक नाविक की वाइफ है, उसकी लैप में, उसकी गोद में जो है चेस्टनट थे यानी कि अखरोट पड़े थे। एंड मंच्ड, और वो उन अखरोटों को मंच कर रही थी, चबाए जा रही थी और चबाए ही जा रही थी। तो मैंने भी उसे कह दिया कि गिव मी कोथ आई। कोथ में सैड। तो वो फर्स्ट विच कहती है उस लेडी को, सेलर की वाइफ को, कि अरे भाई मुझे भी ये खाने के लिए दे दो ना। अराउंड दी विच। तो वो जो लेडी है, सेलर की वाइफ है, वो काफी अजीब सी दिखने में लग रही थी। यहाँ पर उसके बारे में बताया भी है द रम्प फैड रोनियन क्राइज, कि वो जो मोटी सी लेडी है, रम्प फैड यानी कि मोटी सी लेडी है, और रोनियन यानी कि जो खुजलीदार है। यहाँ पर बैड थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए रोनियन दिखाया गया है कि वो बहुत ही बुरी थी। खुजलीदार सी औरत जो है वो मुझे जोर से कहती है अराउंड दी, कि अरे तुम यहाँ से चली जाओ। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है चेस्टनट्स अखरोट, मंच यानी कि चबाना, और कोथ का मतलब है सैड यानी कि कहना, किसी चीज को बताना। और एक फ्रेज आई है अराउंड दी मींस गेट अवे यू, यानी कि दूर हो जाओ यहाँ से। गेट अवे यू। द रम्प फैड रोनियन क्राइज। रम्प फैट यानी कि फैट बॉटम्ड। और रोनियन बैड थिंग के लिए यूज किया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये एक किसी मैंगी या फिर स्कैबी क्रिएचर को कहा जाता है। Her husband's to elope gone master the tiger, but in a sieve I'll thither sail, and like a rat without a tail I'll do. अब फर्स्ट विच जो कहती है कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया सेलर की वाइफ ने, तो अब वो आगे कहती है कि लेकिन उसका पति जो है वो द टाइगर नाम के जहाज का जो है कैप्टन है, और वो उस कैप्टन के रूप में जो है एलेपो जा रहा है। ये एक सिटी है सीरिया के अंदर। ये जो विच है वो कहती है कि जो सेलर है वो वहां जा रहा है, तो मैं भी भाई
एक सीव में जो एक छलनी होती है किचन में यूज की जाती है, तो उस छलनी में तैर कर उसके पीछे जाऊंगी। एक बिना जो टेल होती है, एक बिना पूंछ वाला जो चूहा है, उसकी तरह बन जाऊंगी मैं, और फिर उसके जहाज पे भी चढ़ जाऊंगी, और फिर मैं उसके शिप जो है उस पे पूरा कंट्रोल भी बना लूंगी अपना, और उसके साथ साथ जो शिप का कैप्टन है उस पर भी मैं मैजिक कर दूंगी, क्योंकि विच जो है वो मैजिक के थ्रू कंट्रोल करती हैं। तो ये कह रही है कि मैं उस पे मैजिक भी कर दूंगी, I'll do। और साथ ही वो कहती है कि मैं बिल्कुल उसे इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा तंग करूंगी उसके बाद, और निश्चित रूप से ही मैं ऐसा करूंगी। अब यहाँ पर एलेपो जो है मैंने आपको बता दिया है, ये एक सिटी है सीरिया के अंदर, और द टाइगर जो है ये भी एक शिप का नेम आया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये एक शिप का नेम आया है। सीव जो है चाय थलनी को कहा जाता है, दीदर यानी कि देयर, हीदर हेयर, दीदर देयर। और उसके अलावा एक वर्ड है, फ्रेज है I'll do मीन्स आई शैल कैरी आउट माई प्लान, यानी कि मेरा जो प्लान है मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगी ही करूंगी। यहाँ पर ये जो फ्रेज आई है रिपीटेशन में है, I'll do, यानी कि मैं निश्चित रूप से ही अपना जो प्लान है वो किसी भी हाल में एग्जीक्यूट करूंगी ही करूंगी। तो सेकंड विच कहती है I'll give thee a wind, thee means you। तो सेकंड विच फर्स्ट विच को कह रही है कि भाई मैं तुम्हें जो है वो जो शिप है उसका पीछा करने के लिए तुम्हें मदद करूंगी, और जो फेवरेबल विंड होगी मेरी तरफ से मैं वो भी तुम्हें बिल्कुल दूंगी। तो फर्स्ट विच कहती है thou art kind, कि भाई कितनी अच्छी बात है, ये तो भाई तुम्हारी मेहरबानी होगी। और थर्ड विच भी कहती है and I another, तो थर्ड विच कहती है कि मैं भी तुम्हें उस डायरेक्शन में जाने में मदद करूंगी, और मैं भी अपनी तरफ से, मेरी तरफ से जो पॉसिबल विंड होगी वो तुम्हें फेवर करूंगी। तो फर्स्ट विच उसके बाद क्या कहती है, आई माई सेल्फ हैव ऑल द अदर एंड द वेरी पोर्ट्स दे ब्लो, ऑल द क्वार्टर्स दैट दे नो, I'll the shipman's card, I'll drain him dry as hay, sleep shall neither night nor day, hang upon his penthouse lid, he shall live a man forbid। तो फर्स्ट विच यहाँ कह रही है कि आई माई सेल्फ हैव ऑल द अदर, कि भाई मेरे पास भी जितनी भी नेसेसरी जरूरत वाली विंड्स हैं वो सभी मेरे पास खुद की भी हैं, एंड द वेरी पोर्ट्स दे ब्लो, और मैं उन सभी एग्जैक्टली उन जो पोर्ट्स हैं जिनको जानती हूँ मैं, जहां पर ये हवाएं चलती है उनको भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऑल द क्वार्टर्स दैट दे नो, और जैसे ही वो हवाएं चलती हैं, जैसे ही वो विंड्स चलती हैं, तो वो उन सभी डायरेक्शंस को भी जानती हूँ मैं। एंड I'll the shipman's card, और मेरे पास वो जो एक शिप होती है उसके कंपास को जो इंडिकेशन दिया जाता है, यानी कि एक शिप है उसको इंडिकेट करने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में जाए, उसके लिए कंपास की जरूरत होती है, कंपास की जरूरत होती है। तो शिपमैन्स कार्ड क्या मीनिंग यहाँ पर कंटेन करता है, तो शिपमैन्स कार्ड मीन्स कंपास। तो भाई वो फर्स्ट विच कह रही है कि मेरे पास जो है वो कंपास जिससे वो इंडिकेट किया जाता है वो भी मेरे पास है। एंड I'll drain him dry as hay, और कह रही है कि मैं उस जहाज का जो कैप्टन है, उस शिप का जो कैप्टन है, उसे बहुत ही ज्यादा प्यास से तड़पाऊंगी, और इतना तड़पाऊंगी कि वो घास की तरह, हे की तरह जो है पूरी तरह से सूखा महसूस करेगा। Sleep shall neither night nor day, hang upon his penthouse lid, यहाँ पर lid means eyelid। अब वो फर्स्ट विच कह रही है कि उसकी जो पलकें हैं, उसकी जो आईलिड है, जो कि पेंट हाउस की जो एक छत होती है उसकी तरह झुकी हुई है, यानी कि यहाँ पर वो कंपेयर कर रही है एक आईलिड को पेंट हाउस की छत के साथ, और इसीलिए वो कह रही है कि पेंट हाउस की छत की तरह उसकी जो आईलिड है मैं उसे ना तो दिन में और ना ही रात में सोने के लिए बंद होने दूंगी। ही शैल लिव अ मैन फॉरबिड, और साथ ही साथ कह रही है कि वो एक कर्स के अंदर, एक श्राप के अंडर जो है वो पूरी लाइफ बिताएगा, और एक पूरी तरह से शापित व्यक्ति का ही जीवन जो है वो स्पेंड करेगा। Weary seen nights 9 times 9 shall he dwindle, peak and pine, though his bark cannot be lost, yet it shall be tempest tossed, look what I have। अब फर्स्ट विच जो है उसने कहा कि भाई वो एक कर्स के अंडर जो है दबे हुए आदमी की तरह रहेगा, और अगर मैं कहूँ कि 7 नाइट्स, यहाँ पर ये SEVEN 7 नाइट्स मीन्स एक वीक की बात की गई है यहाँ पर, और 9 टाइम 9 मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि 81, और 81 और वीक को यहाँ पर कंबाइनली यूज किया गया है 81 वीक की तरह। इस पूरी लाइन का मीनिंग यही है 81 वीक। Weary 7 nights 9 times 9 shall he dwindle, peak and
पाइन। अब वो कह रही है फर्स्ट विच कि भाई वो 81 वीक्स तक जो है यानी कि 567 डेज पूरी तरह बेचैन और वियरी यानी कि थका हुआ महसूस करेगा, वो और कमजोर होता जाएगा, उसका वजन भी कम होता जाएगा और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पतला हो जाएगा। Though his bark cannot be lost। अब साथ ही साथ फर्स्ट विच कह रही है कि हालांकि उसकी जो बाक है, बाक मीन्स शिप, तो उसकी जो शिप है वो पूरी तरह से तो मैं गायब नहीं कर सकती हूँ। Yet it shall be tempestuous। फिर भी मैं उसे इतना दहला दूंगी, उसकी शिप को इतना खराब कर दूंगी कि वो स्ट्रॉम में पूरी तरह से शेकन हो जाएगा, पूरी तरह से हिल जाएगा एकदम से। यानी कि वो यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही कहना चाहती है कि वो सेलर की वाइफ ने जो गलती की है उसकी सजा अब सेलर को मिलेगी। वो चूहा बनकर उसकी शिप पर चढ़ जाएगी, उस पर कंट्रोल बना लेगी और फिर 81 वीक्स तक उसे पूरा थका हुआ महसूस करवाएगी और कमजोर भी हो जाएगा वो, उसका वजन भी कम होएगा, वो बहुत पतला भी हो जाएगा। उसका जहाज तो मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसकी जो जर्नी है उसे मैं पूरी तरह से मिजरेबल बना दूंगी। लुक व्हाट आई हैव। और एंड में वो कहती है कि अरे देखो मेरे पास क्या है। अब यहाँ पर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एक अंडरलाइन किया है मैंने, ऑल द अदर। ऑल द अदर मीन्स ऑल द फेवरेबल विंड्स, यानी कि जिन विंड्स की बात ऊपर सेकंड और थर्ड विच ने की है, फर्स्ट विच उसी का कह रही है कि भाई मेरे पास भी ये सभी हैं। और उसके बाद है वेरी पोर्ट्स दे ब्लो, यानी कि वो सारे जो बंदरगाह हैं जहां पर ये विंड चलती है। शिपमैन्स कार्ड मैंने आपको बता ही दिया, जो शिप का कंपास होता है उसके लिए यूज किया गया है। और उसके बाद है हिज पेंट हाउस लिड, यानी कि यहाँ पर कंपेयर किया है, अगर मैं मीनिंग लिखूं तो हिज आई लिड्स स्लोपिंग लाइक द रूफ ऑफ अ पेंट हाउस। अब यहां पर देखिए, यहां पर इम्प्लाइड सिमिली यूज हो रही है, हिडन सिमिली यूज हो रही है। इम्प्लाइड सिमिली जिसे कि हम मेटाफर भी कहते हैं। सिमिली अलग होती है जिसमें लाइक एज जैसे वर्ड्स का यूज किया जाता है, लेकिन जहां पर हिडन सिमिली होती है उसे हम इम्प्लाइड सिमिली कहते हैं या फिर मेटाफर भी कह देते हैं। उसके बाद एक वर्ड है फॉरबिड। फॉरबिड का वैसे मीनिंग होता है भूल जाना, लेकिन यहाँ पर है कर्स्ड, यानी कि शापित, जिसे कि शाप मिलाओ, श्राप मिलाओ। उसके बाद फर्स्ट लाइन का मीनिंग बताई दिया, 7 नाइट्स 9 टाइम 9, यानी कि 81 वीक्स की बात की है यहाँ पर। उसके बाद एक वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल का क्या मीनिंग है भाई? वो जो बहुत ही बुरी तरह से थिन होता जाए, पतला होता जाए। और पीक का मीनिंग वैसे तो ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ पर है वजन कम होना, वेट लॉस होना। और पाइन का मीनिंग क्या है भाई? पाइन का मीनिंग है यहाँ पर वीक होते जाना, वीकर एंड वीकर होते जाना। बाग का मीनिंग है यहाँ पर एक शिप के लिए यूज किया गया, एक बोट के लिए यूज किया गया। और टेम्पेस्टोज का मीनिंग है शेकन बाय अ स्टॉर्म, यानी कि एक तूफान की वजह से पूरी तरह से हिल जाना, शेकन बाय अ स्टॉर्म। फिर लास्ट में फर्स्ट विच ने कहा था कि अरे भाई देखो मेरे पास क्या है, तो सेकंड विच कहती है शो मी कि अरे भाई मुझे भी दिखाओ क्या है तुम्हारे पास जल्दी से। तो फर्स्ट विच कहती है हियर आई हैव अ पायलट सम रैक्ड एज होमवर्ड ही डिड कम। अब फर्स्ट विच कहती है कि अरे भाई एक पायलट का अंगूठा है मेरे पास, वो तो घर की तरफ आ रहा था, लेकिन जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, उसे काफी क्षति हुई है, लेकिन उसका जो अंगूठा है वो मेरे पास रह गया। वो डूब रहा था लेकिन उसका अंगूठा मेरे पास आ गया है। और ये उसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल चार्म जो है वो यूज हो सकता है। अंगूठा जो पायलट का थंब है, ये उस फर्स्ट विच के लिए पावरफुल चार्म की तरह यूज किया जा सकता है, यानी कि एक तरह से हम कहें तो एक शक्तिशाली ताबीज की तरह वो इसे यूज कर सकती है, क्योंकि वो एक पायलट का अंगूठा था जो कि अच्छे से जानता था कि कैसे मूव करना है, किस डायरेक्शन में जाना है हमें, तो वही तो कंट्रोल करता था। इसीलिए फर्स्ट विच यहाँ पर ये बात कह रही है। उसके बाद है ड्रम विद इन। तभी जो है काफी ज्यादा ट्रम्पेट्स के बजने की आवाज आती है, ड्रम बीटिंग की आवाज आती है। और तभी थर्ड विच कहती है अ ड्रम मैकबेथ डथ कम। डथ मींस डज। ये आर्केइक वर्ड्स हैं, एंशिएंट वर्ड्स हैं। थर्ड विच क्या कह रही है कि अरे भाई ड्रम बीट किया जा रहा है, ड्रम, इसका मतलब है कि मैकबेथ जो है वो आ रहा है। तभी ऑल मींस ऑल 3 विचेस, जिन्हें की वियर्ड सिस्टर्स भी कहा गया है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो ये क्या कहती हैं? ऑल द वियर्ड सिस्टर्स हैंड इन हैंड पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड दस डू गो अबाउट। अब
वो तीनों विचेस कह रही हैं कि अरे भाई हम तीनों विचेस जो इस तरह हाथ में हाथ डालकर चलती हैं, हम तीनों जो हैं वो बहनें हैं जो कि अर्थ के ऊपर भी और सी समुद्र के ऊपर भी बहुत ही तेजी से ट्रेवल करती हैं। पोस्टर ऑफ द सी एंड लैंड, यानी कि बहुत ही तेजी से हम अर्थ पर भी और सी पर भी, समुद्र के ऊपर भी बहुत तेजी से ट्रेवल करती हैं। थ्राइस टू थ्राइस एंड थ्राइस टू दाइन and thrice to mine and thrice again to make up 9 piece the charms wound up। अब वो कहती हैं कि हम जो है 3 चक्कर जो है वो तुम्हारे लिए, दाइन मीन्स फॉर योर, थ्राइस टू माइन 3 चक्कर मेरे लिए, और 3 चक्कर पूरे मिलाकर कितने हो गए, तो 9 चक्कर हो गए हैं अभी पूरे पूरे। पीस द चार्म्स वाउंड अप, और वो कहती हैं कि चलो अब चुप हो जाओ, वो जादू जिसके थ्रू हम मैकबेथ से निपटना चाहते हैं, उससे जो है वो बात करना चाहते हैं, वो अब वाउंड अप हो गया है, वो अब कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए अब हमें चुप हो जाना चाहिए। अब वियर्ड सिस्टर्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो वियर्ड सिस्टर्स जो हैं वो या तो विचेस के लिए यूज किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं डेस्टिनी सर्वर्स के लिए यूज किया जा सकता है। डेस्टिनी सर्वर या फिर डेस्टिनी सर्विंग सिस्टर्स, यानी कि जो एजेंट्स होते हैं डेस्टिनी के, उनके लिए यूज किया जा सकता है। तो वियर्ड सिस्टर्स के यहाँ पर 2 मीनिंग है इस प्ले के अंदर, ये हमें ध्यान रखने हैं। पोस्टर्स मींस स्विफ्ट ट्रैवलर्स, स्विफ्ट ट्रैवलर्स यानी कि जो बहुत ही तेजी से ट्रैवल करते हैं। अब ये ट्रैवल किसके ऊपर कर रहे हैं, सी के ऊपर और लैंड के ऊपर, यानी कि धरती के ऊपर भी, धरती की जो भूमि है उसके ऊपर, और समुद्र के ऊपर। चार्म्स मींस स्पेल, यानी कि ये जो मैजिकल वर्ड्स बोल रही थी मैकबेथ से बात करने के लिए, वो चार्म, वो स्पेल जो है अब वाउंड अप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। वाउंड अप मींस कंप्लीट। एंड एंटर मैकबेथ एंड बैंको, और जैसे इनकी ये स्टेटमेंट कंप्लीट होती है तभी स्टेज पर किनकी एंट्रेंस होती है भाई, वहां पर मैकबेथ और बैंको जो है उस स्टेज पर आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हैशटैग मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है। मैकबेथ का क्या कहता है, सो फाउल एंड फेयर डे आई हैव नॉट सीन। अब एक्ट 1 जो था उसका सीन फर्स्ट हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो बात की गई थी वो 3 विचेस ने बोली थी फाउल एंड फेयर के बारे में, लेकिन एक्ट 1 के सीन 3 के अंदर कौन बोल रहा है भाई, मैकबेथ ये बात बोल रहा है। तो विचेस ने कहाँ बात बोली है, सीन 1 के अंदर, और सीन 3 के अंदर मैकबेथ ने ही सेम रिलेटेबल बात कही है। क्या कहता है वो, सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि अरे भाई मैंने कभी इतना फाउल डे, इतना बुरा दिन नहीं देखा। और अब वो फाउल यहाँ पर क्यों कह रहा है, ड्यू टू फोग, कि भाई फोग जो है उसकी वजह से ऐसा बुरा दिन मैंने कभी नहीं देखा। एंड फेयर डे, और इतना अच्छा, इतना सुंदर दिन भी नहीं देखा। अब वो इतना फेयर क्यों कह रहा है, ड्यू टू हिज विक्ट्री, भाई उसकी जीत हुई है, तो उस जीत के लिए वो कह रहा है कि इस विक्ट्री की वजह से जो है ऐसा फेयर डे भी मैंने कभी नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन। अब वो यहाँ पर अजीब सा कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि उसी दिन को वो फाउल भी कह रहा है और उसी दिन को वो फेयर भी कह रहा है। और रीजन क्या है, फाउल का रीजन है कि वहां पर फोग बहुत ज्यादा हो रही है, और फेयर के लिए किस मीनिंग में यूज हुआ है, क्योंकि भाई उसकी जीत हुई है, उसकी विक्ट्री हुई है, इसीलिए वो यहाँ पर इस डे को फेयर भी कह रहा है। तो भाई मैकबेथ और बैंको एंटर हुए हैं, तो उसके बाद बैंको क्या कहता है मैकबेथ की स्टेटमेंट के बाद, हाउ फार इट्स कोल्ड टू फॉरेस्ट, यानी कि अरे भाई यहाँ से जो फॉरेस्ट नाम की जो जगह है वो कितनी डिस्टेंस पर होगी। व्हाट आर दीज सो विदर्ड एंड सो वाइल्ड इन देयर अटायर, और वो चुड़ैलों को देख लेता है और अब चुड़ैलों की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि अरे भाई ये कौन है, ये इतनी सिकुड़ी सी हैं, इतनी सूखी सी, इतनी मुरझाई सी हैं, और ये अपने कपड़ों में, अपनी अटायर में कितनी गंदी और कितनी जंगली लग रही हैं। दैट लुक नॉट लाइक द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ एंड येट आर ऑन इट, और वो कह रहा है कि भाई वे इस अर्थ के रहने वाली तो नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें इस अर्थ पे खड़ा देख रहा हूं, तो ये क्या चक्कर है। लिव यू और आर यू आउट दैट मैन मे क्वेश्चन यू सीम टू अंडरस्टैंड मी बाय ईच एंड एट वंस हर चैपी फिंगर लेइंग अपॉन हर स्किनी लिप्स। और अब वो चुड़ैलों को बुलाते हुए पूछ रहा है कि अरे भाई तुम क्या जिंदा हो क्या, या फिर कोई ऐसे क्रिएचर हो जो आदमी से बात कर सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो तुम
समझ पा रही हो, वो तुम अंडरस्टैंड कर पा रही हो, क्योंकि भाई तुम में से हर एक ने जो है अपने पतले से होठों पर अपने चैपी सी फिंगर जो है वो रखी हुई है स्किनी लिप्स पे, जो है जो अपनी चैपी लिप है, चैपी मींस रफ, यानी कि जो खुरदरी सी उंगली है वो भी तुमने अपने पतले से होठों पर रख रखी है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ तो आ रहा है। यू शुड बी वुमन एंड येट योर बियर्ड्स फॉरबिड मी टू इंटरप्ट दैट यू आर सो। अब वो कह रहा है कि तुम देखने में तो भाई औरतें ही लग रही हो, लेकिन तुम्हारी ये जो बियर्ड्स है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा इससे सोचने पर मजबूर कर रही है और सोचने से रोक भी रही है, इंटरप्ट कर रही हैं कि भाई तुम औरत हो या नहीं हो। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिनमें फर्स्ट वर्ड है वीदर्ड। वीदर्ड मींस शिवरल्ड, यानी कि मुरझा जाना या सूख जाना। और फिर अटायर, अटायर यानी कि किसी की वेशभूषा जो होती है, किसी की ड्रेस जो होती है उसे अटायर कहा जाता है, जो भी उसने मतलब अपीयरेंस होती है। और ऑन का मीनिंग है ऑन इट, ऑन इट। और यहाँ पर ऑन इट किसके रेफरेंस में आया है? ऑन द अर्थ, कि अरे भाई तुम अर्थ की ही रहने वाली हो क्या। और यहाँ पर एक मीनिंग है आर यू ऑड, यानी कि आर यू एनीथिंग दैट मैन में क्वेश्चन, की भरे भाई अरे तुम क्या ऐसी चीज हो क्या जिससे कि आदमी जो है वो क्वेश्चन कर सकता है, बात कर सकता है। उसके बाद एक वर्ड है चैपी। चैपी मीन्स चैप्ड, यानी कि जो स्किन, ऐसी स्किन जो कि काफी रफ हो, काफी क्रैक्ड हो, रफ और क्रैक्ड। तो इनकी जो खुरदरी सी कटी फटी सी उंगलियां हैं वो अपने स्किनी लिप्स पर, यानी कि अपने पतले से लिप्स पर, अपने थिन से लिप्स पर जो है वो रखे हुए हैं। यानी कि बैंको को ऐसा लग रहा था कि विचेस जो हैं वो इसकी बात जो है वो समझ पा रही हैं, इसीलिए वो जो अपने लिप्स पर हैं हाथ रखे हुए हैं। इसके बाद मैकबेथ भी कहता है स्पीक इफ यू कैन व्हाट आर यू। तो मैकबेथ कहता है विचेस से कि अरे भाई बोलो, अगर तुम्हारे लिए बोल पाना पॉसिबल है तो तुम बोलो दैट व्हाट आर यू। व्हाट यहाँ पर हु के लिए यूज हुआ है एंशिएंट वर्ड में, कि अरे भाई हो तुम कौन हो बताओ तो। अब बैंको के बोलने पर वो विचेस नहीं बोली, लेकिन जैसे ही मैकबेथ ने बोला कि भाई अरे बताओ तुम कौन हो, तो विचेस ने जवाब दिया। यानी कि उन विचेस का जो काम है वो मेनली किसके साथ है? मैकबेथ के साथ है। वो फर्स्ट सीन से ही मैकबेथ से मिलने की बातचीत कर रही थी, यानी कि उनको मिलना ही मैकबेथ से है, बात ही मैकबेथ से करनी है मेनली, तो वो और किसी को इजीली कोई जवाब नहीं देंगी। तो मैकबेथ को उन्होंने जवाब दिया। और फर्स्ट विच क्या जवाब दे रही है? ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी मींस यू, थेन ऑफ ग्लेमिस। तो फर्स्ट विच कहती है कि अरे भाई थेन ऑफ ग्लेमिस, हम तुम्हें दिल से नमस्कार करते हैं। अभी थेन ऑफ ग्लेमिस, हम तुम्हें दिल से ग्रीट करते हैं मैकबेथ। और सेकंड विच भी कहती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ कार्ड। अब सेकंड विच कहती है कि अरे भाई हम भी तुम्हें दिल से ग्रीट करती हैं, हेल टू दी मैकबेथ, अरे भाई मैकबेथ तुम्हें हमारा दिल से नमस्कार, थेन ऑफ कार्डर। यहाँ पर फर्स्ट विच ने बोला थेन ऑफ ग्लेमिस, इंपॉर्टेंट है। सेकंड विच ने उसे बोला थेन ऑफ कार्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट विच ने क्या बोला था मैकबेथ को, सेकंड विच ने क्या बोला, और थर्ड विच क्या बोल रही है? ऑल हेल मैकबेथ, कि अरे भाई हम सभी तुम्हें दिल से ग्रीट कर रहे हैं। दाउ शेल्ट बी किंग हेयर आफ्टर, कि तुम जो स्कॉटलैंड के राजा बनने वाले हो आने वाले वर्षों में। हेयर आफ्टर यानी कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो है तुम फ्यूचर में स्कॉटलैंड के राजा, स्कॉटलैंड के किंग बनने वाले हो मैकबेथ, तुम्हारा हमें दिल से जो है ग्रीटिंग है भाई। तो इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट विच है वो ग्लेमिस के बारे में बात करती है, यानी कि वो थेन ऑफ ग्लेमिस है। सेकंड विच जो है वो कहती है थेन ऑफ कार्डर हो तुम। और थर्ड विच जो है वो कहती है कि तुम स्कॉटलैंड के किंग बनने वाले हो। अब हेयर आफ्टर सिर्फ थर्ड विच ने यूज किया, यानी कि ये अभी फ्यूचर की बात कर रही है कि भाई तुम फ्यूचर में बनोगे। लेकिन इन दोनों ने बोला है कि हेल टू दी थेन ऑफ ग्लेमिस, कि अरे भाई तुम थेन ऑफ ग्लेमिस हो। और सेकंड विच कहती है कि तुम थेन ऑफ कार्डर हो। और थर्ड विच कहती है कि भाई तुम फ्यूचर में जो है यहाँ पर किंग बनोगे। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हेल क्या होता है? हेल किसी चीज को, किसी भी थिंग को, किसी पर्सन को हम जब ग्रीटिंग्स देते हैं ना, अभिवादन करते हैं या नमस्कार करते हैं, तो उसके लिए हेल वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। और हेयर आफ्टर जो है वो फ्यूचर के लिए यूज हुआ है, यानी कि लेटर ऑन टाइम के लिए यूज हुआ है, यानी कि बाद में आने वाला जो समय होगा उसके लिए यहाँ पर ये यूज किया गया है। अब बैंको की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। तो बैंको यहाँ पर कह रहा है कि गुड सर, व्हाई डू यू स्टार्ट एंड सीम टू फियर थिंग्स दैट डू साउंड सो फियर। अब बैंको जो है वो मैकबेथ को ये बात बोल रहा है कि अरे भाई अच्छा सर, व्हाई डू यू स्टार्ट, कि अरे भाई आप इतने स्टार्टर्ड, आप इतने चकित क्यों दिख रहे हैं, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, और जो सुनने में इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है स्टेटमेंट, उन्हें सुनकर आप इतने डरे हुए क्यों फील कर रहे हैं। आई द नेम ऑफ ट्रूथ आर यू फैंटास्टिकल,
or that indeed which outwardly you show, my noble partner, you greet with present grace and great prediction of noble having and of royal hope that he seems wrapped withal. To me you speak or not. अब यहाँ पर बैंको जो है पहले तो ये यहाँ तक क्वेश्चन मार्क तक जो है वो मैकबेथ को बोलता है, उसके बाद यहाँ तक की जो स्टेटमेंट है वो विचेस से बोलता है और उसके बाद भी विचेस से ही यहाँ तक बात करता है, एंड में दो पार्ट में करता है। तो पहले क्या कह रहा है कि अरे भाई, विचेस से वो कह रहा है कि अरे भाई ट्रुथ के नाम पे ही मुझे इतना ही बता दो कि तुम फैंटेस्टिकल हो क्या, तुम इमेजिनरी बीइंग्स हो क्या, कि काल्पनिक हो क्या तुम, या तुम वास्तव में वैसी ही हो जैसे आउटवर्डली यानी कि बाहरी रूप में दिख रही हो, आउटवर्ड में दिख रही हो, और तुमने जो है मेरे नोबल पार्टनर, मेरे कंपेनियन को जो है पूरी उसकी जो जितनी भी प्रेजेंट पोजीशन है उसके लिए उसे कर्टसी दिखाई है और उसके लिए उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीटिंग भी दी है काफी, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए आपने ग्रेट प्रेडिक्शंस की हैं, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, वो भी बड़े टाइटल्स के साथ, नोबल हैविंग एंड ऑफ रॉयल होप, यानी कि आपने उसे स्कॉटलैंड का किंग बनने की भी एक होप जगा दी है उसमें। तो अभी तक आपने जितनी भी बातें बोली हैं उन बातों की वजह से ही अभी तक वो वही सोचने में ही पूरी तरह से खोया हुआ है, सीम्स रैप्ड विद ऑल, यानी कि अभी तक वो पूरी तरह से वही बातें सोच रहा है और इसी सोच में डूबा हुआ है, उसी सोच में जो है वो खोया हुआ है। टू मी यू स्पीक नॉट, लेकिन आपने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। इफ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम and say which grain will grow and which will not, speak then to me who neither beg not fear your favors not your hate। और अब एंड करते हुए बैंको अपने स्टेटमेंट को क्या कहता है कि अरे भाई, अगर आप वास्तव में ही इतना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि कौन सी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी और कौन सी नहीं होंगी, तो मुझे भी बता दो। और मैं तो भाई वही हूँ जो कि आपके किसी फेवर के लिए भीख भी नहीं मांग रहा है, बैक भी नहीं कर रहा है, और आपके किसी फेवर को जो है हेट भी नहीं कर रहा है, उसके लिए नफरत भी नहीं दिखा रहा है, तो आप मुझे भी तो बता सकती हैं। तो यहाँ पर बैंको की स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि स्टार्ट वर्ड है यहाँ पर, स्टार्ट मींस स्टार्टल्ड यानी कि एकदम से चौंक जाना, और फैंटेस्टिकल यानी कि इमेजिनरी ह्यूमन बीइंग्स के लिए यहाँ पर आया है। फिर उसके बाद है प्रेजेंट ग्रेस, यानी कि उसका जो भी मैकबेथ का प्रेजेंट टाइटल है उसके लिए बात की गई है कि उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है, और प्रेडिक्शन जो है वो फोरकास्ट या प्रोफेसी को कहा जाता है जो कि फ्यूचर देखने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर हैविंग मींस पोजेशंस, किसी भी चीज की पोजेशंस होना, और रैप्ड विद ऑल का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि किसी भी सेम टाइम पर जब हम यहाँ पर कहीं बैठे हों तो वहां पर ध्यान न होकर हम अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं, तो लॉस्ट इन थॉट्स हो जाते हैं, अपने थॉट्स में लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो उसके लिए रैप्ड विद ऑल जो है वर्ड यूज किया गया है। उसके बाद सीड्स ऑफ टाइम यहाँ पर यूज किया गया है, तो सीड्स ऑफ टाइम यानी कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स या फिर फ्यूचर के होने वाले जो इवेंट्स हैं उसके लिए बात की गई है। फिर उसके बाद तीनों विचेस जो हैं उनकी स्टेटमेंट है। फर्स्ट विच जो है वो बैंको को कहती है हेल, यानी कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सेकंड विच कहती है हेल, वो भी कहती है कि मैं आपको ग्रीट कर रही हूँ, मैं भी आपको नमस्कार कर रही हूँ। थर्ड विच भी सेम कहती है हेल, कि मैं भी आपको नमस्कार कर रही हूँ। अब इम्पोर्टेंट देखिए कि जब मैकबेथ ने पूछा था तो मैकबेथ को तो उसके टाइटल्स के साथ ही तीनों विचेस ने ग्रीट किया था, लेकिन जब बैंको ने पूछा तो सिर्फ उसे ग्रीटिंग कितनी दी, नमस्कार तक किया, उससे ज्यादा कुछ अभी नहीं बताया। उसके बाद तीनों विच जब इसको ग्रीट कर लेती हैं तो फर्स्ट विच बोलती है लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, कि भाई तुम्हारी जो हैसियत है, तुम्हारा जो स्टेटस है वो मैकबेथ से तो कम है, फिर भी उससे ऊपर है, उससे ग्रेटर है। तो सेकंड विच कहती है नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर। अब ये मैकबेथ से कंपैरिजन करते हुए बोल रही है कि भाई तुम मैकबेथ जितने फॉर्चुनेट, इतने भाग्यशाली तो नहीं हो, फिर भी अगर हम एक सेंस में बात करें तो उससे ज्यादा हैप्पियर हो, उससे ज्यादा फॉर्चुनेट हो, उससे ज्यादा ही भाग्यशाली हो तुम। हैप्पी का यहाँ पर मीनिंग जो है वो फॉर्चुनेट से आया है। और थर्ड विच क्या कहती है, दाओ मीन्स यू, शैल्ट मीन्स शैल, यू शैल गेट मीन्स बिगेट, यानी कि होने वाले हैं। यू शैल बिगेट किंग्स दो बी नन, सो ऑल हेल मैकबेथ एंड बैंको। अब थर्ड विच कहती है कि भाई तुम जो है राजाओं को जन्म दोगे, हालांकि तुम खुद कभी भी दाओ बी नन, दाओ मींस यू, कि भाई तुम खुद कभी भी किंग नहीं बनोगे, लेकिन एक बात ये भी है कि तुम जो है किंग्स को जो है जन्म दोगे। बिगेट, गेट का मीनिंग है यहाँ पर बिगेट, या फिर प्रोड्यूस भी कह सकते हैं हम,
कि भाई तुम किंग्स को प्रोड्यूस करोगे, किंग्स को जन्म दोगे, लेकिन कभी खुद राजा नहीं बनोगे। सो ऑल हेल मैकबेथ एंड बैंको। इसीलिए हम सभी जो हैं तुम दोनों को अपने तहे दिल से जो है ग्रीट करती हैं। और फिर फर्स्ट विच कहती है बैंको एंड मैकबेथ ऑल हेल, कि भाई बैंको और मैकबेथ हम तुम्हें भाई दिल से सलाम करते हैं, तुम्हें दिल से ग्रीट करते हैं। फिर मैकबेथ की एक स्टेटमेंट है, तो मैकबेथ की स्टेटमेंट में क्या है, स्टे यू इम्परफेक्ट स्पीकर टेल मी मोर, कि अरे भाई रुको, तुम जो इतनी अधूरी सी बात कह रही हो थोड़ा रुक तो जाओ, मुझे थोड़ा और बताओ। बाय सिनल्स डेथ आई नो आई एम टेन ऑफ ग्लेमिस बट हाउ ऑफ कार्डर, कि अरे भाई मेरे फादर सिनल की डेथ हो गई थी, उसके बाद से मुझे पता है कि मैं टेन ऑफ ग्लेमिस हूँ, मुझे वो जो उपाधि है उसी टाइम मिल गई थी, लेकिन मैं टेन ऑफ कार्डर कैसे हो सकता हूँ। द टेन ऑफ कार्डर लिव्स अ प्रोस्पेरस जेंटलमैन एंड टू बी किंग स्टैंड्स नॉट विद इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिलीफ नो मोर देन टू बी ऑफ कार्डर। अब वो यहाँ पर मैकबेथ कह रहा है कि अरे भाई तुमने ये तो कह दिया टेन ऑफ ग्लेमिस तो ठीक है, लेकिन मैं टेन ऑफ कार्डर कैसे हो सकता हूँ। टेन ऑफ कार्डर तो भी जिंदा है और वो काफी शक्तिशाली भी और काफी प्रोस्पेरस पर्सनैलिटी भी तो है, काफी समृद्ध सा आदमी है भाई। और जहां तक स्कॉटलैंड का किंग बनने की बात आई है, किंग बनने की बात तुम कर रही हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो विश्वास करने लायक ही नहीं है, बिलीव करने लायक ही नहीं है। जैसे कि मैं कभी टेन ऑफ कार्डर बनने के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं मान सकता हूँ। से फ्रॉम वेंस यू ऑफ दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, और मुझे इतना बता दो कि भाई तुमने ये जो स्ट्रेंज इंफॉर्मेशन हमें दे रही हो ये किस सोर्स से तुमने ऑब्टेन किया, और व्हाई अपॉन दिस ब्लास्टेड हीट यू स्टॉप और वे विद सच प्रोफेटिक ग्रीटिंग। और मुझे ये भी बता दो कि ये तुम हमारे फ्यूचर के बारे में इतनी फोरकास्ट कर रही हो, इतना जो है पूर्वानुमान लगा रही हो, वो भी इतने बैरन से हीथ पर खड़े होकर, इतने बंजर से घास के मैदान पे खड़े होकर, तो तुम यहाँ ये बताने के लिए क्यों रुकी हुई हो। स्पीक आई चार्ज यू, कि अरे भाई बताओ बताओ, मैं तुम्हें बोलने के लिए कमांड कर रहा हूँ, तुमसे बोलने के लिए आग्रह कर रहा हूँ, भाई मुझे बताओ। विच इज वैनिश। लेकिन मैकबेथ जैसे ही ये स्टेटमेंट पूरी करता है तभी वहां से वो तीनों विचेस जो हैं वो वैनिश हो जाती हैं, वो अचानक से गायब हो जाती हैं। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मींस इनकम्प्लीट, यानी कि किसी चीज का अधूरा होना, तो इसमें अधूरी बात के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। सिनल जो है मैकबेथ के फादर का नेम है, मैकबेथ के फादर को जो है सिनल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद एक वर्ड आया है प्रोस्पेक्ट, तो प्रोस्पेक्ट का क्या मीनिंग है, पॉसिबिलिटी, किसी चीज की पॉसिबिलिटी। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि किंग बनने की तो बात बिलीव ही नहीं होता, इस चीज की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और उसके बाद है यू ऑफ दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस। ऑ मींस ऑन करना, यानी कि ऑब्टेन करना। अब वो कह रही है कि भाई तुमने जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस मींस इन्फॉर्मेशन, की भाई तुमने जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से कलेक्ट करी है। ब्लास्टेड, ब्लास्टेड मींस जो बंजर हो चुकी जमीन है, र्यून हो चुकी, जो बैरन हीथ है, बंजर सी जमीन है, उसके बारे में बात की है। और प्रोफेटिक का क्या मीनिंग है, प्रोफेटिक मींस जो फ्यूचर रीडिंग करने वाली चीज होती है, तो फ्यूचर रीडिंग के बारे में ग्रीट करने आए थे हमें, तो वो कहाँ से सीखा है तुमने, मतलब वो कहाँ से जानकारी ली है। स्पीक आई चार्ज यू, आई चार्ज यू का यहाँ पर मीनिंग है आई कमांड यू, या फिर आई डिमांड फ्रॉम यू, कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ। और वैनिश मींस गायब हो जाना। फिर उसके बाद बैंको की स्टेटमेंट है। बैंको क्या कह रहे हैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट में, यहाँ नीचे की लाइन में कह रहे हैं वो, द अर्थ हैथ बबल्स एज द वाटर हैज एंड दीज आर ऑफ देम वीदर आर दे वैनिश्ड। वीदर मीन्स वेयर, हैथ मीन्स हैज, सो द अर्थ हैथ बबल्स। तो अब भाई यहाँ पर बैंको कह रहा है कि जिस तरह से पानी में बुलबुले होते हैं जो कि मुश्किल से ही कुछ मूवमेंट के लिए, एक आधे मूवमेंट के लिए टिकते हैं, उसी तरह से भाई अर्थ में भी तो बबल होते हैं, और जिनका एग्जिस्टेंस भी तो कुछ क्षण भर के लिए, कुछ एक आधे मूवमेंट के लिए होता है। और फिर वो पूछता है विदर आर दे वैनिश्ड, अरे भाई ये जो क्रिएचर थे, ये जो अर्थ के बबल की तरह ही थे, ये कहाँ गायब हो गए अब। तो मैकबेथ कहता है इनटू द एयर एंड व्हाट सीम्ड कॉर्पोरल मेल्टेड एज ब्रीथ इनटू द विंड वुड दे हैड स्टेड। अब मैकबेथ कह रहा है कि भाई वो हवा में जो है मेल्ट हो गए हैं, हवा में गायब हो गए हैं, और जो उनकी जो सीम्ड कॉर्पोरल मेल्टेड एज ब्रीथ इनटू द विंड, और वो कहते हैं कि जिस तरह से फिजिकल और जो सॉलिड लग रहा था वो भी हवा में मेल्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह से हमारी ब्रीथ भी जो है वो भी हवा में मेल्ट हो जाती है। वुड दे हैड स्टेड, और वुड यहाँ पर ये विश कर रहा है कि आई विश, और अब वो कह रहा है कि अरे मैं ऐसी विश कर रहा हूँ कि काश वो थोड़ी देर और रुक जाती। तो मैकबेथ की ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि मैकबेथ जो है यहाँ पर काफी खुश महसूस कर रहा था कि उसे जो है ऐसी ऐसी उपाधियां दी जा रही हैं जिसका उसने सोचा तक नहीं था। टेन ऑफ कार्डर कहा गया, उसे स्कॉटलैंड का किंग कहा गया, तो उसे ये सुनने में काफी पीसफुल लग रहा था। इसीलिए मैकबेथ कहता है कि मैं विश करता हूँ कि काश वो थोड़ी देर और रुक जाती और मुझे और भी इंफॉर्मेशन दे
देती। तो मैकबेथ के यहाँ पर मैकबेथ के मन में जो है लालच आ चुका है भाई, इसीलिए तो वो ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क किया है इसीलिए मैंने। अब यहाँ पर वर्ड आया है कॉर्पोरल, सीम्ड कॉर्पोरल। कॉर्पोरल मीन्स फिजिकल, कि भाई जैसे फिजिकल थिंग होती है, जैसे सॉलिड थिंग होती है वो लगती है हमें, लेकिन वो भी तो मेल्ट हो जाती हैं। और वुड का मैंने बता ही दिया, वुड का मीनिंग है यहाँ पर आई विश, कि मैं विश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब बैंको क्या कहता है, वर सच थिंग्स हेयर एज वी डू स्पीक अबाउट, और हैव वी ईटन और द इंसेन रूट दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर। अब बैंको कहता है कि क्या वो क्रिएचर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो सचमुच यहाँ पे थी क्या, या फिर हमने कोई ऐसे इंसेन सी रूट, कुछ अजीब सी कोई हर्ब, कोई जड़ी बूटी खा ली है जो कि इंसेन बनने का, जो कि पागल बनने का कारण बनती हैं। दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर, और जो हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है उसको फंक्शन करने के लिए रोक देती हैं, उसको फंक्शन करने में इनकैपेबल बना देती हैं, उसको प्रिजन कर लेती हैं, एकदम से जकड़ लेती हैं। क्या हमने ऐसी कोई जड़ी बूटी खा ली है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है रूट। रूट यानी कि कोई हर्ब जो कि मैडनेस या पागलपन का कारण बनती है, और प्रिजनर यानी कि कैद कर लेना। अब यहाँ पर क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को फंक्शन ना करने देने का कारण बताया है कि उसको कैद कर लिया, ह्यूमन इंटेलिजेंस की फंक्शनिंग को। किसने कैद किया, हर्ब्स ने। ऐसा कौन सोच रहा है, तो ऐसा सोच रहा है बैंको। अब मैकबेथ कहता है योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स, कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो राजा बनेंगे। यू शैल बिगेट किंग्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं यू शैल बी गेट किंग्स, कि भाई तुम जो है राजाओं को बिगेट करोगे या फिर प्रोड्यूस करोगे, उन्हें जन्म दोगे। और बैंको क्या कहता है मैकबेथ को, देन यू शैल बी किंग, कि भाई तुम तो फिर खुद राजा बनोगे। तो मैकबेथ कहता है एंड टेन ऑफ कॉर्डर टू व्हेन इट नॉट सो, और मैकबेथ कहता है कि अरे भाई टेन ऑफ कॉर्डर भी तो बनूंगा, क्या उन क्रिएचर्स ने ऐसा ही नहीं कहा था क्या। तो बैंको कहता है टू द सेल्फ सेम ट्यून एंड वर्ड्स हुज हियर, कि भाई हाँ उन्होंने यही कहा था और ऐसे ही वर्ड्स में ही कहा था, एंड हुज हियर। और अब बैंको कहता है कि अरे भाई अब यहाँ कौन आ रहा है, और उसी टाइम एंट्री होती है एंटर रोस एंड एंगियस। तो उसी टाइम वहां पर कौन आ जाता है, वहां पर रोस भी आ जाता है और वहां पर एंगियस भी आ जाता है। और ये दोनों कहां से आए हैं, अभी किंग के पास से होकर आए हैं, और किंग ने उन्हें कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ बातें कही हैं मैकबेथ तक पहुंचाने के लिए। तो अब ये वही बातें जो है मैकबेथ को बताने आए हैं। क्या बता रहे हैं अब ये, तो रोस की स्टेटमेंट है अब यहाँ पर, द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ द न्यूज ऑफ दाई सक्सेस, दाई मीन्स यू, एंड व्हेन ही रीड्स दाई पर्सनल वेंचर इन the rebels fight, his wonders and his praises do contend which should be thine or his, silenced with that. In viewing over the rest of the same day, he finds thee in the stout Norwegian ranks, nothing afraid of what thyself didst make. Strange images of death are as thick as hail, came post with post, and everyone did bear thy praises, thy means you, in his kingdom's great defense, and poured them down before him. Important स्टेटमेंट है क्योंकि ये किंग की स्टेटमेंट है। एज इट इज रोज जो है वो किसे बताने गया है, मैकबेथ को बताने गया है। क्या बता रहा है रोज अब मैकबेथ को, कि अरे भाई मैकबेथ, किंग को आपकी विक्ट्री के बारे में सुनकर काफी ज्यादा, आपकी सक्सेस के बारे में सुनकर काफी ज्यादा खुशी हुई है, और उन्हें जब ऐसे जैसे ही ये पता चला कि आप बैटल में जो है ओपोनेंट्स के खिलाफ कितनी बहादुरी से लड़ रहे हैं, पर्सनल वेंचर इन द रेबल्स फाइट, यानी कि रेबल से, अपने ओपोनेंट से कितनी शानदार, कितने बखूबी तरीके से लड़ रहे हैं, जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने जो है अपनी एस्टोनिशमेंट, अपना जो आश्चर्य जो है और आपकी प्रेज जो है उनको एक साथ एक्सप्रेस करने की उन्होंने कोशिश की थी। यानी कि उनके जो वंडर्स हैं और आपकी प्रेज है उन दोनों को एक साथ एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वो एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे भाई। और आपकी जो अचीवमेंट है उस पर उनका जो आश्चर्य है वो भी काफी ज्यादा, आपके लिए उनकी जो प्रेज भी है, दोनों एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे थे काफी ज्यादा। यानी कि वो इस चक्कर में चुप हो गए थे। क्या क्या दो चीजों में कंपैरिजन बताया है, एक तो किंग की एस्टोनिशमेंट थी वहां पर, किंग्स एस्टोनिशमेंट, और यहां पर मैकबेथ्स प्रेज। अब यहाँ पर किंग अपनी एस्टोनिशमेंट भी रिप्रेजेंट करना चाह रहा है और मैकबेथ की प्रेज भी करना चाह रहा है, लेकिन दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, दोनों के लिए वो स्पीचलेस है, उसे कोई भी वर्ड वहां पर नहीं मिल रहे हैं ये बताने के लिए। इसीलिए वो दोनों ही चीजों में, दोनों ही चीजों को बताने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इन व्यूइंग ओवर द रेस्ट ऑफ द सेल्फ सेम डे ही फाइंड्स दी इन द स्टाउट नॉर्वेजियन रैंक्स, नथिंग अफ्रेड ऑफ व्हाट thyself didst make, strange images of death। अब वो कहते हैं कि वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के कारण पूरी तरह से एकदम से
चुप हो गए हैं, साइलेंस्ड हो गए हैं, स्पीचलेस हो गए हैं और उसी दिन के सेल्फ सेम डे के इवेंट्स जो हैं उनको उन्होंने रिव्यू किया, यानी कि बैटल का जो दिन था उसके इवेंट्स को उन्होंने अच्छी तरह से सुना और उससे उन्हें पता लगा कि आपने जो स्ट्रॉन्ग नॉर्वेन स्ट्रेंजर्स जो हैं, सोल्जर्स जो हैं, नॉर्वेन्स रैंक यानी कि नॉर्वे के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ भी आपने बखूबी लड़ाई लड़ी है और खुद की डेथ का बिल्कुल भी डर महसूस नहीं किया। नथिंग अफ्रेड ऑफ व्हाट thyself didst में एक स्ट्रेंज इमेजेस ऑफ डेथ, यानी कि खुद की डेथ का डर भी आपने महसूस नहीं किया और बहुत ही बखूबी तरीके से आपने सभी को मार दिया, जबकि आप एक अनयूजुअल तरीके से उन सभी को मार रहे थे जैसा कोई सोच भी नहीं सकता था। As thick as hail came post with post and everyone did bear thy praise in his kingdom's great defense and poured them down before him। और अपनी स्टेटमेंट को रोज एंड करते हुए कहता है कि और साथ ही साथ हमारे जितने भी मैसेंजर्स हैं वो वहां पर आते रहे, वो भी वहां पर जो इंफॉर्मेशन है सारी की सारी जो है वो वहां पर बताते रहे। जितनी तेजी से हो सकता था मैसेंजर्स एक के बाद एक आए जा रहे थे। जो हेल स्टोन होते हैं यानी कि जो बड़े बड़े ओले होते हैं उनकी तरह ही वो तेजी से बल्क में आ रहे थे, किंग के पास आ रहे थे और उनमें से हर एक कोई आकर आपने किस तरह से बैटल में ब्रेवरी की उसकी प्रशंसा करे जा रहा था और साथ ही साथ आपने जैसे एनिमी के खिलाफ अपनी कंट्री की भी रक्षा की उसके बारे में भी बता रहा था। और सभी मैसेंजर्स जो है आपकी प्रेज से भरे हुए थे। दाई प्रेज इन हिज किंगडम्स ग्रेट डिफेंस, यानी कि किंगडम को आपने किस तरह से डिफेंड किया उसके बारे में सभी मैसेंजर्स जो हैं आपकी प्रेज किए जा रहे थे। और किंग की प्रेजेंस में ही हम बात करें तो काफी ज्यादा फ्रीली उन्होंने बताया किंग को और काफी ज्यादा भरपूर तरीके से जो है अपनी एस्टोनिशमेंट जो है वो किंग के सामने सभी ने रिप्रेजेंट की। पुअर देम डाउन बिफोर हिम, हिम यहाँ पर किंग के लिए आया है कि किंग के सामने अपनी एस्टोनिशमेंट बखूबी तरीके से भर भर के आपकी तारीफ जो है वो सभी ने किंग के सामने की थी। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे व्हेन ही रीड्स, तो रीड्स का यहाँ पर मीनिंग आया है कंसीडरेशन करना, कंसीडर करना किसी चीज को। उसके बाद एक वर्ड, एक फ्रेज आया है डू कंटेंट, डू कंटेंट का यहाँ मीनिंग है स्ट्रगल करना किसी चीज के खिलाफ। और किंग किस चीज में स्ट्रगल कर रहा था, ये दो चीजें हैं, किंग की एस्टोनिशमेंट और मैकबेथ की प्रेज। इन दोनों में से क्या करे और कैसे करे, कैसे बताए, उस चीज में ही किंग साइलेंस हो गया था। किंग यहाँ पर स्पीचलेस हो गया था। साइलेंस्ड मींस स्पीचलेस, यानी कि वो बता ही नहीं पा रहा था। उसके बाद यहाँ पर वर्ड आया है दाई रेस्ट, व्यूइंग ओवर दाई रेस्ट। दाई रेस्ट मीन्स यानी कि द रिमेनिंग इवेंट्स, जो बचे खुचे से इवेंट्स रह गए थे उनके बारे में भी किंग को इन्फॉर्मेशन मिली। नथिंग अफियर्ड, अफियर्ड मीन्स अफ्रेड, नॉट अ बिट अफ्रेड, यानी कि हल्का सा भी आप नहीं डरे, ऐसा सभी ने किंग को बताया था। और उसके बाद है एज थिक एज हेल केम पोस्ट विद पोस्ट, यानी कि एक जैसे हेलस्टोन होता है या फिर एक टेल की तरह थिक भरपूर तरीके से मैसेंजर के बाद मैसेंजर वहां पर आते रहे। पुअर्ड देम डाउन, पुअर्ड देम डाउन मींस स्टेट करना फैक्ट को, यानी कि जो फैक्ट हैं उनकी बौछार जो है सीधे सपाट तरीके से करना। पुअर्ड देम डाउन का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्टेटेड द फैक्ट्स इन टोरेंट। टोरेंट मीन्स बुछार करना, तो बुछार करते हुए फैक्ट जो है वो सीधा का सीधा सभी ने किंग को वहां पर बता दिए। और रोस के जस्ट बाद एंगस की स्टेटमेंट है। एंगस अब यहाँ पर क्या कहता है, वी आर सेंट टू गिव दी मीन्स यू फ्रॉम अ रॉयल मास्टर थैंक्स। अब रॉयल मास्टर यहाँ यूज हुआ है किंग के लिए, स्कॉटलैंड किंग मीन्स किंग डंकन। तो एंगस कहता है कि हमें जो है हमारे महान किंग, हमारा जो रॉयल मास्टर है उन्होंने यहाँ भेजा है और उन्होंने यहाँ पर हमें किस लिए भेजा है, ताकि हम दी को यानी कि यू को थैंक्स बोल सकें, धन्यवाद जो है वो दे सकें, इसलिए हमें यहाँ भेजा गया है। ओनली टू हेराल्ड दी इनटू हिज साइड नॉट पे दी यहाँ पर बार बार यूज हुआ है। दी मीन्स यू, हेराल्ड एक वर्ड है, हेराल्ड मीन्स एस्कॉर्ट करना, यानी कि किसी सिचुएशन में किसी पर्सन को लेकर जाना। अब यहाँ पर किंग डंकन के थॉट्स जो थे, उसने जो बोला था पहले, उन विचारों में एंगस जो है वो ले जाना चाहता है यहाँ पर मैकबेथ को। तो वो क्या कहता है कि उन्होंने धन्यवाद भेजा है किंग ने, और उन्होंने हमें सिर्फ यहाँ ये बताने के लिए भेजा है जो उन्होंने अपनी प्रेजेंस में हमें वहां कहा था, अपनी साइट में जो हमें कहा था, सिर्फ वही आपको बताने के लिए भेजा है, नॉट पे दी, और ना कि हमें आपके एक्शंस के रिगार्डिंग जो भी आपको रिवार्ड मिलना चाहिए वो देने के लिए नहीं भेजा, हमें सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए भेजा गया है। अब रोज आगे क्या कहता है, एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ अ ग्रेटर ऑनर ही बेड मी फ्रॉम हिम कॉल दी 10 ऑफ कार्डर। अब वो वहां पर कहता है कि और राजा जो है आपके लिए
ग्रेट ओनर की बात कर रहे थे, उन्होंने आपके लिए ग्रेट ओनर सोचा है, जिसके रूप में उन्होंने हमें आपको टेन ऑफ कार्डर जो है वो बुलाने के लिए कहा है। यानी कि अभी विचेस ने जो प्रेडिक्शन की थी वो यहाँ पर सच हो रही है। इन विच एडिशन हेल मोस्ट वर्दी टेन फॉर इट इज दाइन। और साथ ही साथ इसीलिए उन्होंने हमें ये भी कहा है कि आप टेन ऑफ कार्डर कहे जाएंगे, इसीलिए हम आपको मोस्ट वर्दी टेन की उपाधि से एडिशनल टाइटल से भी ग्रीट करते हैं, जो कि अब आपका है। इट इज दाइन मीन्स इट इज योर्स, इट इज योर्स मतलब ये जो टाइटल है ये अब आपका हो चुका है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मीन्स किसी को किसी चीज कुछ एडवांस में ऑफर करना, ऑफर समथिंग इन एडवांस। उसके अलावा हम कह सकते हैं किसी चीज के टोकन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। और उसके अलावा एक वर्ड है बेड। ही बेड मी, बेड मीन्स कमांड करना। तो किंग ने कमांड किया था किसे, रोस और एंगस को, कि जाके भाई उसे जो मैकबेथ है उसे टेन ऑफ कार्डर की जो है उपाधि टाइटल जो है वो वहां जाकर उसे दे दो। हेल मीन्स वेलकम, यानी कि वो वेलकम ग्रीट करेंगे अब, यानी कि ग्रीटिंग्स देंगे। और इट इज दाइन यानी कि इट इज योर्स। तो नेक्स्ट बैंको की स्टेटमेंट आ रही है यहाँ पर, व्हाट कैन द डेविल स्पीक ट्रू। अब बैंको जो है वो मैकबेथ से बात कर रहा है अब, और क्या कह रहा है कि भाई क्या ये पॉसिबल है क्या कि वो डेविलिश क्रिएचर्स जो थे, डेविल मीन्स डेविलिश क्रिएचर्स, यानी कि जो 3 विचेस जो थी उन्होंने जो बात बोली थी क्या वो सच है। तो यहाँ पर बैंको थोड़ा सरप्राइज हो चुका है। तो मैकबेथ रिप्लाई करता है, द टेन ऑफ कार्डर लिव्स, Why do you dress me in borrowed robes? अब यहाँ पर मैकबेथ कहता है कि अरे भाई टेन ऑफ कार्डर तो अभी जिंदा है और आप मेरे लिए उस टाइटल का यूज क्यों कर रहे हैं जो कि किसी और पर्सन को बिलोंग करता है। अब यहाँ पर एक फ्रेज आई है इन बोरोड रोब्स, यानी कि ऐसा टाइटल जो किसी और को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर इसमें हम पन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर मीनिंग आ रहा है ड्रेस का, यानी कि किसी की वेशभूषा के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में बात करना किसी के, या फिर क्लोथ्स के बारे में बात करना। और दूसरा यहाँ पर ड्रेस का मीनिंग आ रहा है एड्रेस करना। तो यहाँ पर मैकबेथ कह रहा है कि अरे भाई तुम मुझे टेन ऑफ कार्डर की उपाधि से क्यों एड्रेस कर रहे हो, जबकि ये तो किसी और की उपाधि है, ये किसी और का टाइटल है, ये किसी और को बिलोंग करता है, ये मेरा टाइटल नहीं है। इसीलिए मैकबेथ जो है यहाँ पर कंफ्यूज्ड है। तो एंगस रिप्लाई करता है, हु वाज अ 10 lives yet but under heavy judgment bears that life which he deserves to lose। अब एंगस कहता है कि अरे भाई वो 10 ऑफ कार्डर था लेकिन अब वो नहीं है, हालांकि वो अभी भी जिंदा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन उसे जो है डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। अब उसे जो है मारने के लिए कह दिया गया है। तो उस अकॉर्डिंग उसने अपनी लाइफ जो है वो खो दी है और वो डेथ ही डिजर्व करता है। वो लूज होना, यानी कि लूज का यहाँ पर डेथ से मीनिंग है कि वो डेथ ही डिजर्व करता है भाई। वेदर ही वाज कंबाइंड विद दोज ऑफ नॉर्वे और डिड लाइन द रेबल विद हिडन हेल्प एंड वांटेज और दैट विद बोथ ही लेबर्ड इन हिज कंट्री रेक आई नो नॉट। अब यहाँ पर वो कहता है कि मुझे भाई ठीक से तो नहीं पता, एंगस ये कह रहा है कि मुझे ठीक से तो नहीं पता कि उसने अपने सोल्जर्स जो है वो नॉर्वे के किंग के साथ लगाए या नहीं उनके सपोर्ट के लिए, या फिर उसने जो विद्रोही था, जो रिबेलियस थे, वहां पर रेबल्स थे, उनकी फोर्सेस थी, उनको सीक्रेटली हेल्प भी पहुंचाई या वांटेज भी दी, यानी कि एडवांटेज भी दिए, या फिर हमारा एक और विरोधी था, एक और विद्रोही था, रेबल था मैकडोनाल्ड, और जो नॉर्वे का किंग है, इन दोनों की ही हेल्प करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी या नहीं की थी ये भी मुझे नहीं पता। और ये सारा कुछ एंगस ने अगर किया होगा तो किस लिए किया होगा, इन हिज कंट्रीज रेक, ताकि वो हमारी कंट्री को जो है बर्बाद कर सके, उसे खत्म कर सके, ताकि ओपोजिशन वाले जो हैं वो जीत सके। आई नो नॉट, अब मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा किया है या नहीं किया है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बट ट्रेजन्स कैपिटल कन्फेस्ड एंड प्रूव्ड हैव ओवरथ्रोन हिम, लेकिन अब जो है उसे ओवरथ्रोन कर दिया गया, यानी कि अब उससे जो है उसकी गद्दी छीन ली गई है और उसने अपने किंग और कंट्री के साथ जो बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है, उसको उसने कबूल कर लिया है। इसीलिए ये बात जो है वो अब प्रूव हो चुकी है। यानी कि एंगस कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसने किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन किंग के सामने ये कन्फेशन हो चुकी है, यानी कि किंग को पता लग चुका है, इसीलिए उससे उसकी जो उपाधि थी, उसका टाइटल जो था वो अब छीना जा चुका है। तो यहाँ पर एक फ्रेज है हैवी जजमेंट। हैवी जजमेंट का मीन्स है किंग ने हैवी जजमेंट दी थी, यानी कि डेथ सेंटेंस दिया था, डेथ
सेंटेंस, यानी कि मौत की सजा, मृत्युदंड जो है वो दे दिया गया। फिर है एक वर्ड कंबाइंड। कंबाइंड का यहाँ पर मीनिंग है कनेक्टेड। अब वो कनेक्टेड था या नहीं नॉर्वे के किंग से और मैकडोनाल्ड से, ये भी एंगस को नहीं पता है। उसके बाद एक वर्ड है लाइन। लाइन का मीनिंग यहाँ पर है ये वर्ड लाइन। लाइन का यहाँ पर मीनिंग है, यहाँ पर कह रहा हूँ स्पेशली मैं, कि लैंड सपोर्ट टू, यानी कि किसी को मदद देना, लैंड सपोर्ट टू। और यहाँ पर एक वर्ड है वांटेज। वांटेज का मीनिंग है एडवांटेज या फिर अपॉर्चुनिटी, कि उसने हमसे छुप कर हिडन हेल्प पहुंचाई और एडवांटेजेस भी पहुंचाए हमारे ऑपोजिशंस को। कंट्रीज रेक। रेक मीन्स र्यून, यानी कि हमारे जो देश है उसे बर्बाद किया। और उसके अलावा एक वर्ड है ट्रेजन्स। ट्रेजन्स मीन्स ट्रिचेरियस एक्शंस। ट्रिचेरियस एक्शंस मीन्स विश्वासघात करना। और एक वर्ड है ओवरथ्रोन हिम। फ्रेज है ये पूरी। ओवरथ्रोन यानी कि किसी को डाउनफॉल कर देना, किसी को डिफीट कर देना, या उसकी पदवी से, उसकी गद्दी से उसे हटा देना। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है मैकबेथ की, और इसके पहले लिखा हुआ है असाइड। असाइड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि कोई पर्सन जो है साइड में होकर या अकेले में ही खुद से ही बातें कर रहा है, उसके लिए असाइड टर्म जो है वो यूज की जाती है। तो असाइड को हम कह सकते हैं टू हिमसेल्फ, यानी कि मैकबेथ खुद से बात कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है वो, ग्लेमिस एंड टेन ऑफ कॉर्ड द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड। अब मैकबेथ के मन में लालच आ गया भाई। मैकबेथ खुद को कह रहा है कि अरे मैं टेन ऑफ ग्लेमिस हूँ और अब तो मुझे टेन ऑफ कार्डर की उपाधि भी दे दी गई है। लेकिन उन क्रिएचर्स ने जो प्रेडिक्शंस की थी उसमें से अभी भी जो ग्रेटेस्ट है, यानी कि ग्रेटेस्ट यहाँ पर यूज किया गया है किंगशिप के लिए, तो अभी भी जो ग्रेटेस्ट ऑनर मिलना है वो अभी भी बाकी है, वो अभी तक नहीं मिला है। तो ग्रेटेस्ट का यहाँ पर मीनिंग है किंगशिप, और बिहाइंड मीन्स येट टू बी फॉलोड, यानी कि येट नॉट रिसीव्ड, यानी कि अभी भी वो चीज पीछे है, अभी मुझे ये चीज नहीं मिली है। और तभी मैकबेथ जो है टू रोस एंड एंगस, अब वो रोस और एंगस को कहता है थैंक्स फॉर योर पेन्स। अब ये मैकबेथ की स्टेटमेंट चल रही है, तो वो रोस और एंगस को कहता है कि अरे भाई आपने इतना कष्ट किया यहाँ बताने के लिए, आए ये सब बताने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद वो बैंको को कहता है टू बैंको, डू यू नॉट होप योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स व्हेन दोज दैट गिव द टेन ऑफ कार्डर टू मी प्रोमिस्ड नो लेस टू देम। अब प्राइवेटली वो बैंकों को कहता है कि क्या अब तुम्हें भी उम्मीद है या नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भी किंग्स बनेंगे, क्योंकि जब वो क्रिएचर्स जो हैं जिन्होंने हमें ये सारा कुछ बताया है, वो जब क्रिएचर्स ये प्रेडिक्ट कर रहे थे मेरे बारे में कि मैं टेन ऑफ कार्डर बनूंगा, तब उन्होंने तुम्हें भी तो ये एश्योरेंस दी थी, तुम्हें भी तो ये प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे बच्चे जो है वो किंग बनेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, तो यहाँ पर बैंकों से इसने क्वेश्चन किया है, सो इट इज इन द क्वेश्चन फॉर्म, ये याद रखना है। उसके बाद बैंको इसका रिप्लाई करता है, तो बैंको यहां पर कह रहा है दैट ट्रस्टेड होम माइट येट एनकिंडल यू अनटू द क्राउन besides the ten of card, but it is strange and oftentimes to win us to a harm the instruments of darkness tell us truths, win us with honest trifles to betrays in deepest consequences कजन्स अ वर्ड आई प्रे यू। बैंको की काफी अच्छी स्टेटमेंट है ये। बैंको जो है अब यहाँ पर प्राइवेटली मैकबेथ को ये कह रहा है कि यदि हम उन क्रिएचर्स की जो प्रेडिक्शंस हैं उन पर पूरी तरह से ट्रस्ट करें, उन पर पूरी तरह से विश्वास करें, तो उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग तो तुम्हें जो है टेन ऑफ कार्डर का टाइटल जो है, जो कि अभी मिल चुका है, उसके अलावा एक और टाइटल जो है वो मिलना बाकी है, और वो क्या है, अभी क्राउन का टाइटल है। अभी क्राउन का टाइटल यानी कि किंगशिप जो है वो बाकी है। तो उसकी होप जो है वो तुम्हें एनकिंडल कर सकती है, वो चीज जो है तुम्हें एक्साइट कर सकती है, तुम्हें ड्राइव कर सकती है इस दिशा में कि हाँ तुम्हारे अंदर लालच आ जाए। बट इज स्ट्रेंज, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। एंड ऑफन टाइम्स टू विन अस टू हार्म द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ्स। और कई बार क्या होता है भाई कि ऐसे जो एविल स्पिरिट्स होती हैं, ऑफन टाइम्स जो मतलब ज्यादातर ऐसी एविल स्पिरिट्स, बुरी आत्माएं जो हैं, हमसे कुछ बुरा काम करवाने के लिए ना हमें कुछ लुभाती हैं कुछ तरह से, और हमसे ऐसे काम करवाने के लिए थोड़ी बहुत ट्रू प्रेडिक्शंस कर देती हैं, यानी कि ट्रुथ बता देती हैं शुरू में, तो जिससे कि हम जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिससे कि हमें एंड में कोई ना कोई हार्म पहुंचे, कोई ना कोई दिक्कत आए। विन अस विद ऑनेस्ट ट्राइफल्स टू बिट्रे अस इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस। और एविल स्पिरिट्स अक्सर ऐसी छोटी
छोटी बातें जो हैं स्टार्टिंग में हमें ट्रुथ में बता देती हैं, जिससे हमारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो डीपेस्ट कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो हमारे अंदर वाइटल इंपॉर्टेंस के जो भी मैटर्स होते हैं, वो हमें डिसीव कर सकते हैं, उससे हमें बिट्रेंस मिल सकती है, उससे हमें धोखा मिल सकता है, यानी कि हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं इस वजह से, क्योंकि शुरू में तो हमें ट्रुथ मिलेगा, लेकिन बाद में धोखा मिलेगा तो हम डिसीव्ड हो जाएंगे, तो हमें बुरा लगेगा। और एंड लाइन कहता है बैंक को, कजिन्स अ वर्ड आई प्रे यू। अब ये इसके रियल कजिन्स नहीं है, पहले ही बता दूं, ये यहाँ पर कजिन्स जो है रोस और एंगस को डिनोट करने के लिए बताया गया है, और वो उनको कहता है अ वर्ड आई प्रे यू, कि अरे भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। अब यहाँ पर फ्रेज है ट्रस्टेड होम। ट्रस्टेड होम मीन्स जो छोटी छोटी डिटेल होती है उस पर बिलीव करना, बिलीव इन एवरी डिटेल। उसके बाद एक फ्रेज है एनकिंडल यू। एनकिंडल यू का मीनिंग है पुश करना किसी चीज के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है विन। विन यहाँ पर मीनिंग ले रहा है ल्योर करने का, किसी चीज को लुभाने का। और उसके बाद एक फ्रेज है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस मीन्स एविल स्पिरिट्स, यानी कि बुरी आत्माएं। उसके बाद एक फ्रेज है विद ऑनेस्ट ट्राइफल्स। ऑनेस्ट ट्राइफल्स का यहाँ पर मीनिंग है कुछ ऐसी स्मॉल थिंग्स जो कि बाद में चलकर ट्रू होती हैं, स्मॉल थिंग्स दैट प्रूव ट्रू। और उसके बाद बिट्रे करना। बिट्रे मीन्स धोखा देना, डिसीव करना। बिट्रे मीन्स डिसीव करना। बिट्रेज मीन्स डिसीव अस, बिट्रे अस, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक फ्रेज है डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज। डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंट मैटर्स। और कजिन्स यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, जो उसके नोबल मैन उसके साथी थे रोस और एंगस, उनके लिए यहाँ पर बैंकों ने ये यूज किया था। और प्रे करना मीन्स रिक्वेस्ट करना। ये यहाँ पर एंशिएंट आर्केइक वर्ड्स काफ़ी तरीके से यूज़ किए हैं। और यहाँ पर मैकबेथ प्ले जो है इसमें जिस जिस तरह से यूज़ हो रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि बाद में एंड में दिक्कत ना आए आपको। अब यहाँ पर मैकबेथ की स्टेटमेंट है, ये फिर से यहाँ पर लिखा हुआ असाइड, यानी कि मैकबेथ जो है खुद से दोबारा से बात कर रहा है। टू ट्रुथ्स आर टोल्ड एज हैप्पी प्रोलॉग्स टू द स्वेलिंग एक्ट ऑफ द इंपीरियल थीम। आई थैंक यू जेंटलमैन। आई थैंक यू जेंटलमैन ये अलग स्टेटमेंट रखेंगे हम, और बाकी की स्टेटमेंट जो है वो असाइड में रखी जाएगी, यानी कि खुद से बोलेगा वो। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अरे भाई उन क्रिएचर्स ने जो भविष्यवाणी की थी, जो प्रेडिक्शंस की थी, उनमें से भाई 2 तो सच साबित हो चुकी हैं अभी तक। और ये प्रेडिक्शंस जो हैं, ये प्रेडिक्शंस उस डेवलपमेंट की हैप्पी प्रील्यूड्स हम कह सकते हैं, हैप्पी प्रोलॉग्स कह सकते हैं, हैप्पी परल्यूड्स कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही हैप्पीली इसकी स्टार्टिंग हुई है, बहुत ही हैप्पीली इसकी शुरुआत हुई है, जो कि एंड में मुझे एक हाई पोजीशन पर, यानी कि किंग नाम की हाई पोजीशन पर पहुंचाएंगी, इंपीरियल थीम पर पहुंचाएंगी। और उसके बाद वो कहता है आई थैंक यू जेंटलमैन। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है कि यहाँ पर दोबारा से असाइड लिखा गया है, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ये माना जाएगा कि दिस स्टेटमेंट इज टोल्ड टू रोस एंड एंगस, यानी कि ये रोस और एंगस को रियल में बोली गई स्टेटमेंट है, उनको रियल में जो है ये धन्यवाद ग्रीट कर रहा है मैकबेथ। और फिर से उसकी असाइड की स्टेटमेंट शुरू होती है, और इस असाइड की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, कैन नॉट बी इल, कैन नॉट बी गुड, इफ इल व्हाई हैथ इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस कनेक्टिंग इन अ ट्रुथ। आई एम 10 ऑफ कार्ड। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अरे भाई ये जो सुपर नेचुरल प्रेडिक्शंस हैं ये बुरी नहीं हो सकती हैं, ये बैड नहीं हो सकती हैं, और ट्रुथ भी नहीं हो सकती हैं, यानी कि ये बुरी भी नहीं हो सकती लेकिन गुड भी नहीं हो सकती, यानी कि ये बेनिफिशियल भी नहीं हो सकती हैं। अब क्यों नहीं हो सकती हैं बेनिफिशियल, ये वो बताता है इफ इल, कि अगर वो बुरी हैं, व्हाई हैथ इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस, कि अगर भाई वो बुरी हैं तो उन्होंने ट्रुथ के साथ बिगिनिंग क्यों की, और मुझे 10 ऑफ कार्डर का जो टाइटल है वो सक्सेस के साथ कैसे मिला है। एंड आई एम 10 ऑफ कार्डर, यानी कि मुझे 10 ऑफ कार्डर का जो टाइटल मिला है वो फिर स्टार्टिंग में क्यों मिल गया। एंड इफ गुड व्हाई डू आई यील्ड टू द सुजेशन हुज हॉरिड इमेज डथ इन अनफिक्स माई हेयर एंड मेक माई सीटेड हर्ट नोक एट माई रिब्स अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर। इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि और अगर ये जो प्रेडिक्शंस इन्होंने की है विचेस ने, अगर वो बेनिफिशियल है तो भाई मेरे जो मन का झुकाव है वो एक सर्टेन सुजेशन पर ही क्यों जा रहा है, और जैसे
ये सजेशंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो एक हॉरिबल इमेज जो है वो मेरे सामने क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अनफिक्स माई हेयर मीन्स जो हाथ के बाल हैं एकदम से अचानक से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनके एकदम से गूज बम्प्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो ये हॉरियल इमेजेस जो हैं ये उसके दिमाग में आ रही हैं, उसकी वजह से जो उसका फर्म सा हर्ट है, सीटेड हर्ट मीन्स जो शांत पड़ा और एक फर्म दृढ़ सा हर्ट है जो आसानी से डोलता नहीं है, वो मेरी रिब्स को कांपने पर मजबूर क्यों कर रहा है, मेरी पसलियों को एकदम से हिला क्यों रहा है अचानक से, यानी कि मेरे अंदर इतना डर क्यों आ रहा है अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर। और साथ ही साथ वो कह रहा है कि जो मेरी नेचुरल हैबिट्स हैं उसके ये अगेंस्ट, उसके कंट्रेरी क्यों काम कर रहा है। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि बैड के बारे में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन गुड के बारे में उसने कहा कि अगर ये बेनिफिशियल है तो फिर मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं, और साथ ही साथ मेरी पसलियां, मेरा हर्ट, ये सारी चीजें इतनी कांप क्यों रही हैं, जो कि सारा कुछ मेरे नेचर के अकॉर्डिंग, मेरे नेचुरल हैबिट्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। अब यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी लाइन है और बहुत ही कम वर्ड्स में बहुत ही शानदार चीज को एक्सप्रेस किया है यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने। क्या कह रहे हैं इसमें कि जो करंट टाइम के, प्रेजेंट टाइम के खतरे हैं, जो डेंजर्स हैं, जिन्हें कि मैं वास्तव में देख सकता हूँ, अब वो मुझे जो है वो लेस लग रहे हैं, वो मुझे कम लग रहे हैं, उनसे मुझे डर कम लग रहा है। लेकिन जो हॉरिबल इमेजिनिंग्स हैं, यानी कि जो ड्रीडफुल थॉट्स हैं, जो भयानक से विचार आ रहे हैं अब मेरे माइंड में, वो मुझे ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, वो मेरे दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं। माई thought whose murder yet is but fantastical shakes so my single state of man that function is smothered in surmise and nothing is but what is not। अब यहाँ पर मैकबेथ कह रहा है कि मेरे मन में जो है अब मर्डर करने का विचार है, जो कि पूरी तरह से इमेजिनरी है, लेकिन फिर भी ये विचार जो है मेरी वीक सी जो ह्यूमन कंडीशन है उसको इतने हद तक हिला रहा है, इतने हद तक जो है खराब कर रहा है, हिला रहा है कि मेरा माइंड जो है अब नॉर्मली काम नहीं कर रहा है। इसमें जो है अब मर्डर करने की ओवरवेलमिंग इमेज ही जो है वो ही आई जा रही है। हालांकि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, अभी वो इमेजिनरी है, लेकिन वही चीज मेरे दिमाग में आ रही है। बट व्हाट इज नॉट का यहाँ पर स्पेसिफिकली मीनिंग है कि वही चीज, यानी कि मर्डर की जो थिंग है वो इमेजिनरी है, लेकिन वही चीज अब मेरे माइंड में जो है एग्जिस्ट कर रही है, वही चीज मेरे माइंड में आ रही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस जो है मैकबेथ की इस प्ले में हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं जिनके मीनिंग जो है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ऊपर के मीनिंग तो मैंने आपको बताए ही हैं। अब मैकबेथ की स्टेटमेंट के कुछ मीनिंग्स हैं, इनमें से एक तो आया है प्रोलोग। प्रोलोग वैसे तो अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो प्रोलोग का पता ही होगा आपको, लेकिन प्रोलोग का वैसे हम मीनिंग बता दूं कि कुछ इंट्रोडक्टरी थिंग होती है जिसे हम प्रोलोग कहते हैं, जो कि हम इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं। जोफ्री चौसर के लिए प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जो कि उनका फेमस वर्क रहा था। तो प्रोलॉग क्या होता है, कुछ इंट्रोडक्शन किसी चीज का, जिसके बाद में जो चीज आने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली चीज होती है। उसके बाद एक वर्ड है स्वेलिंग। स्वेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि एक्सिलेट करना, यानी कि राइज करना। और यहाँ पर डेवलप करने से बात हो रही थी कि यहाँ पर जो डेवलप हो रहा था उसके दिमाग में एक मीनिंग, एक थॉट, और वो थॉट क्या था, किंगशिप का थॉट था, वो उसके दिमाग में राइज करना अब शुरू हो गया था। और उसके बाद वर्ड है यहाँ पर अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का यहाँ पर मीनिंग है टोकन, और अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस पूरी फ्रेज की बात करें तो यहाँ पर इसका मीनिंग है टेस्ट ऑफ सक्सेस। टेस्ट ऑफ सक्सेस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का मीनिंग देखते हैं। उसके अलावा यहाँ वर्ड है हॉरिड इमेज। हॉरिड इमेज मीन्स जो ड्रीडफुल पिक्चर जो आ रही थी, जो डरावने से भयावने से विचार आ रहे थे उसके दिमाग में, उसके लिए हॉरिड इमेज यूज किया। और अनफिक्स माई हेयर, अनफिक्स यानी कि अस्त व्यस्त कर देना, अनसेटल कर देना, जो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे उसके लिए ये चीज यूज की गई है। उसके अलावा सीटेड हर्ट। सीटेड मीन्स फिक्स, यानी कि जो शांत पड़ा है। नॉक एट माई रिब्स। नॉक एट माई रिब्स में शेक कर देना, एकदम से पूरा हिला देना। और उसके अलावा है अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरी की पूरी फ्रेज, अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर, जो कि इस स्टेटमेंट को एंड करती है। और इसका क्या मतलब है कि मेरा जो नेचुरल मैनर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल कंट्रेरी जो है, मेरे स्वभाव के बिल्कुल ऑपोजिट चीज जो है मेरे दिमाग में आ रही है। उसके अलावा जो फैंटेस्टिकल मीनिंग यूज हुआ है, फैंटेस्टिकल यानी कि इमेजिनरी। उसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड है सिंगल। सिंगल का यहाँ पर मीनिंग यूज हुआ है अनएडेड, यानी कि वीक, बहुत ज्यादा कमजोर। और स्मूदर्ड का यहाँ पर मीनिंग हुआ है, स्मूदर्ड ये वर्ड आया है, इसका मीनिंग यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने से है। और सरमाइज जो है उसका मीनिंग या तो हम
कंजेक्चर कह सकते हैं या हम कह सकते हैं किसी की थिंकिंग या एक वर्ड है कंजेक्चर। कंजेक्चर यानी कि बिना किसी प्रूफ के हम किसी चीज का जब अनुमान लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं, सो दैट थिंग इज कॉल्ड कंजेक्चर। उसके बाद बैंकों की स्टेटमेंट है लुक हाउ आवर पार्टनर्स रेप। तो बैंको कहते हैं, अब ये बैंको कह रहा है रोज और एंगस से कि अरे भाई देखो मेरा जो कंपेनियन है यानी कि मैकबेथ है, किस तरह से वो थॉट्स में अपने विचारों में खोया हुआ है। रेप्ट का मीनिंग है लॉस्ट इन थॉट्स, लॉस्ट इन थॉट्स। उसके बाद मैकबेथ की स्टेटमेंट है फिर से यहाँ पर असाइड है। अब असाइड इस पार्ट में इतना ज्यादा यूज हो चुका है जिससे पता लगता है कि विचेस ने जो प्रेडिक्शन की थी उससे मैकबेथ के माइंड पर उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल बना लिया है। असाइड में क्या कह रहा है मैकबेथ, इफ चांस विल हैव मी किंग व्हाई चांस मे क्राउन मी विदाउट माई स्टिर। अब मैकबेथ कहता है कि अगर चांस रहा तो मैं किंग बन जाऊंगा, इसीलिए अब मैं उस डायरेक्शन में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं करूंगा, अगर संयोग होगा तो मैं किंग बन जाऊंगा। यहाँ पर एक फ्रेज है विदाउट माई स्टिर। विदाउट माई स्टिर है यानी कि विदाउट एनी मूव ऑफ माई पार्ट, विदाउट एनी मूव ऑफ माई पार्ट, यानी कि मेरी तरफ से अब कोई भी मूवमेंट नहीं की जाएगी, अगर किंग बनना होगा तो मैं खुद से बन जाऊंगा। और बैंकों की स्टेटमेंट है इसके बाद, क्या कह रहा है बैंको, न्यू हॉरर्स कम अपॉन हिम लाइक अ स्ट्रेंज गारमेंट्स। यहाँ पर गारमेंट्स, यहाँ पर ऊपर भी पहले इसी जो पार्ट है इसी सीन में ड्रेस वर्ड यूज हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया था पन वहां पर यूज हुआ है। यहाँ पर दूसरे बार इसी सीन में कपड़ों की बात हुई है। क्लीव नॉट टू देयर मोल्ड बट विद द एड ऑफ यूज। तो बैंको यहाँ पर क्या कह रहा है कि अरे भाई मेरा जो कंपेनियन है उसे अब नया टाइटल दे दिया गया है, नया हॉरर यानी कि नया नाम दे दिया गया है, जिससे वो कुछ अनईजी सा महसूस कर रहा है। अब अनईजी सा महसूस कर रहा है उसका बैंको एग्जांपल देता है कि जिस तरह से कुछ स्ट्रेंज गारमेंट्स यानी कि नए कपड़े जो होते हैं जब किसी आदमी को पहनाए जाते हैं तो उन्हें पहनकर वो अजीब सा महसूस करता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि नए कपड़ों का हर एक कोई हैबिचुअल नहीं होता है, कई बार नए कपड़े खाते भी हैं या सूटेबल नहीं लगते हैं, हमें फिट नहीं लगते हैं। तो क्लीव नॉट टू देयर मोल्ड यानी कि ऐसे कपड़े बॉडी पर आसानी से फिट नहीं बैठते हैं हमें, बट विद द एड ऑफ यूज। और अगर हमें उनमें कंफर्टेबल महसूस करना है तो उनके लिए पहले हमें हैबिचुअल होना पड़ता है उनका, यानी कि पहले हम उसे रेगुलर पहनेंगे तभी हमें वो कंफर्टेबल लगेंगे। और इसके लिए नई चीज क्या हो रही थी मैकबेथ के लिए कि अभी वो नया थेन ऑफ कार्टर जो है अनाउंस हुआ था, तो उसके लिए नई चीज है, तो उसे कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा था, उसके लिए वो हैबिचुअल नहीं था, अभी रेडी भी नहीं था। अब यहाँ पर एक वर्ड आया स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज का यहाँ पर मीनिंग है न्यू, और उसके अलावा क्लीव का मीनिंग है फिट, और मोल्ड मीनिंग बॉडी। तो बॉडी पर कपड़े फिट नहीं होते हैं उसके बारे में बात हुई है। और यूज मीन्स हैबिचुअल या फिर हैबिट कह सकते हैं हम। फिर मैकबेथ की स्टेटमेंट है, अगेन दिस स्टेटमेंट इज इन असाइड। असाइड में फिर से स्टेटमेंट है, कम व्हाट कम में टाइम एंड द आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए स्टेटमेंट को। रीजन मैं आपको दे देता हूँ। टाइम एंड द आवर दो अलग अलग चीजें यूज की हैं, यानी कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। लेकिन अगर हम देखें थ्रू रन्स यहाँ पर आया है, रन्स है सिंगुलर वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया है यहाँ पर विलियम शेक्सपियर, जो कि उनकी स्पेशलिटी है। वो बहुत ज्यादा जगह जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज करते हैं, इसीलिए इसे हैशटैग लगा दिया है ऑलरेडी मैंने। असाइड में मैकबेथ क्या कह रहा है, कम व्हाट कम में टाइम एंड द आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। अब मैकबेथ यहाँ पर कह रहा है खुद से कि अरे भाई जो होना है वो होना ही है। टाइम और आर यानी कि टाइम और टाइड जो है वो किसी का इंतजार नहीं करते, चाहे कितनी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी भी हों, यानी कि इनएविटेबल कंडीशंस के अंदर भी आवश्यक रूप से ही ये चीजें होती ही हैं। जो होना है वो होकर ही रहेगा, चाहे कितना भी अजीब दिन क्यों ना हो, रफेस्ट डे क्यों ना हो। बैंकों की स्टेटमेंट है, वर्दी मैकबेथ वी स्टे अपॉन योर लेजर। अब मैकबेथ को बुला रहा है बैंको, क्या कहता है कि अरे मैकबेथ हम आपकी कन्वीनियंस के लिए, कन्वीनियंस क्या थी कि जर्नी कंटिन्यू करना, लेजर कन्वीनियंस, कि अरे भाई हम आपकी कन्वीनियंस के लिए आपका वेट कर रहे हैं, यानी कि क्या हम अब यहाँ से चल सकते हैं क्या। तो मैकबेथ जो है तभी अपने विचारों से बाहर की तरफ आता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैकबेथ कह रहा है, गिव मी अ फेवर माय डल ब्रेन वाज रॉट विद थिंग्स forgotten. Kind gentlemen, your pains are registered where every day I turn the leaf to read them. अब मैकबेथ यहाँ कर
क्या कह रहा है, गिव मी योर फेवर। फेवर मीन्स पार्डन, कि अरे भाई मुझे माफ करना, मेरा डल ब्रेन जो है वो थोड़ा कुछ बातों से परेशान था, और वो उन बातों से परेशान था जिन्हें मैं याद करने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, विद थिंग्स फॉरगॉटन, यानी कि जो मुझे चीजें याद नहीं आ रही हैं, जिन्हें मैं रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन चीजों को याद करने के चक्कर में मेरा ब्रेन जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब था। अब ये थोड़ा कंट्रेरी लाइन है, क्योंकि मैकबेथ के दिमाग में एक्चुअल में तो किंगशिप चल रही है, लेकिन ये यहाँ पर कुछ दूसरी बात बता रहा है। तो मैकबेथ यहाँ पर अपने साथियों से झूठ बोल रहा है। क्या कह रहा है, काइंड जेंटलमैन योर पेन्स आर रजिस्टर्ड वेयर एवरी डे टर्न द लीफ टू रीड देम, कि अरे भाई जेंटलमैन्स, आपने जो ट्रबल उठाया है यहाँ पर आने का, वो जो है मेरे ब्रेन में, मेरे दिमाग में रिकॉर्ड हो चुका है, और इसका विचार जो है हमेशा मेरे दिमाग में जो है ताजा रहेगा, यानी कि ये याद जो है हमेशा मेरे दिमाग में ताजा रहेगी। लेट अस टुवर्ड द किंग, और चलो अब राजा साहब के पास चलते हैं, अब किंग साहब के पास चलते हैं। थिंक अपॉन व्हाट हैथ चेंज्ड। अब ये स्टेटमेंट जो है ये इसने बैंकों को बोली है, तो बैंकों को बोली की स्टेटमेंट है ये मैकबेथ द्वारा। थिंक अपॉन व्हाट हैथ changed, and at more time the interim having weighed it, let us speak of free hearts each to other। अब मैकबेथ यहाँ पर बैंकों को क्या कह रहा है कि अरे भाई जो कुछ भी अभी हुआ है उस पर विचार हमें कर लेना चाहिए, और थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद ही हमें एक दूसरे से काफी फ्रीली और फ्रैंकली जो है इस पर बात करनी चाहिए, ताकि जितनी भी जो सारी चीजें हुई हैं उनको हम इम्पार्शियली जज कर सकें, बिना किसी भेदभाव के जो है उन पर कोई कंक्लूजन पर पहुंच सकें। तो यहाँ पर मैकबेथ की स्टेटमेंट में वर्ड्स हैं, जैसे फेवर का मैंने आपको बता दिया, फेवर मीन्स पार्डन यानी कि क्षमा करना, और एक वर्ड है रॉट। रॉट मीन्स एक्सरसाइज, यानी कि परेशान या फिर थका हुआ। तो यहाँ पर उसका ब्रेन जो है वो सोच कर थक चुका था, ये यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहा है। रजिस्टर्ड मीन्स रिकॉर्डेड, कि आपने जो बातें हमें आकर बताई वो मेरे दिमाग में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और वेयर का यहाँ पर यूज हुआ है ब्रेन के लिए, कि अरे भाई ये बातें सारी रिकॉर्ड कहाँ हुई हैं, वेयर कहाँ पर, ब्रेन के अंदर। उसके अलावा एक वर्ड है चांस्ड। चांस्ड मीन्स हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, ये यहाँ पर मीनिंग है इसका। और उसके अलावा इंटरिम। इंटरिम वर्ड का यहाँ पर मीनिंग यूज हुआ है इन बिटवीन पीरियड या इंटरवेनिंग जो पीरियड है उसके लिए यूज हुआ है। वेड इट यानी कि जज इट इम्पार्शियली, बिना किसी भेदभाव के किसी चीज को जज करना। आवर फ्री हार्ट्स यानी कि आवर फ्री माइंड्स, आवर माइंड्स फ्रीली, यानी कि ये माइंड्स को फ्री रखने की बात कर रहा है, कि शांत दिमाग से हम जो है इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बैंको उसके बारे में बात करता है और कहता है कि वेरी ग्लैडली, कि अरे भाई आपके साथ मुझे इस बात पर यानी कि इस चीज पर बात करने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। और मैकबेथ इस सीन की स्टेटमेंट को एंड करते हुए कहता है टिल देन इनफ कम फ्रेंड्स, और कहता है कि और जब तक वो सही समय नहीं आ जाता तब तक के लिए जो कुछ भी हमारे साथ अभी हुआ है वो ही काफी है। और बाकी अपने दोस्तों को कहता है कम फ्रेंड्स, कि अरे भाई चलो चलते हैं। और एंड में है एक्सिडेंट्स मींस दे ऑल लीव, यानी कि वो सारे के सारे वहां से चले जाते हैं, दे ऑल लीव। और इसी के साथ हमारा जो यहाँ पर थर्ड सीन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीन के साथ। जय हिंद।